हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है BECC 116, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो गाइस, कल की वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला था माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। आई होप आज की वीडियो में भी काफ़ी प्यार मिलेगा। मैं ये वीडियो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड को लेके बनाती हूँ कि भाई एग्ज़ाम में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको टारगेट रख के ये वीडियो बनाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो भैया, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते। ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व। ठीक है। IS वक्र की व्युत्पत्ति एंड हाउ इट रिप्रेजेंट्स गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, वस्तु बाजार संतुलन। ठीक है भाई, देखो ये वन शॉट रिवीजन वीडियो होती है, जिसमें मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगी ना, मैं 5 क्वेश्चन में 1 घंटे में मुश्किल से समझा पाएंगे। ठीक है। अगर पूरा एक्सप्लेन करने लगी तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे पता है। लेकिन भाई बात क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाई जाती है ताकि आपकी फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो 1-2 बच्चे कल बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा है ना और ज़्यादा एक्सप्लेन किया करो, तो मैं आज कोशिश करूँगी थोड़ा सा और। लेकिन अगर अच्छे से और एक्सप्लेन करना है तो गाइज एग्जाम के बाद अच्छे से पढ़ा करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ, आज अब हम थोड़ा स्पीडली करते हैं। तो IS का क्या दिखाता है कि जो इंटरेस्ट रेट और इनकम के किसी कॉम्बिनेशन पर गुड्स मार्केट बैलेंस में होता है। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, मतलब इंटरेस्ट ब्याज की जो दर है वो गिर गई, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे, पैसा उठा के बाहर इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज वगैरह में, अपने बिजनेस वगैरह में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जिससे क्या होएगा, ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी। भाई एक बंदा अगर पैसा उठा के किसी बिजनेस में लगा रहा है, तो और लोगों की भी तो इनकम बढ़ेगी ना। कुछ लोग उसमें काम करेंगे, कुछ और करेंगे, कोई कहीं से पैसा लगाएगा, कोई किसी गुड्स को परचेज करेगा, किसी को सेल करेगा। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बढ़ाने में लोगों की और इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। तो इससे क्या हो जाता है, ऑल ओवर इनकम बढ़ जाती है। इसलिए ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, पूरे एग्जाम को ओरिएंट रख के बनाई गई है। इसमें मैं 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, लेकिन वो क्वेश्चन वही होंगे जिसमें से 90% आने के चांसेस होंगे। ठीक है। तो आप अगर इन टॉपिक को क्लियर कर लिया, देखो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन आता है थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो अगर आप इन क्वेश्चन की पूछ पकड़ लोगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन का ये मीनिंग होता है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब भैया आप ग्रेजुएशन में हो चुके हो, तो आपको इतनी समझ हो चुकी है कि कैसे एक क्वेश्चन को अगर हमें इतना आता है तो उसको कैसे लिख सकते हो और एक्सप्लेन करके। तो भाई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरे एग्जाम्पल हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे अगर RBI होम लोन सस्ता कर दे, तो लो इंटरेस्ट कर दे, मतलब भाई जो ब्याज दर है वो कम कर दे, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा घर खरीदते हैं। ठीक है। लेकिन जो वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे बिल्डर्स और जो सीमेंट वालों की इनकम और इकोनॉमी की GDP भी बढ़ती है। भाई लोग वो करें, घर खरीदेंगे, जिसके पास अच्छी इनकम, अपने आप से एग्जांपल लेके देखो, आपके पास अच्छी इनकम होगी तो क्या सोचते हैं, चलो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, सोचते हैं ना। तो क्या सिर्फ हमारी हमारी नहीं थी वो, जिससे लिया उसके पास पैसा गया, बिल्डर के पास पैसा गया, और सीमेंट वालों के पास पैसे गए, जो जो उसमें चीज़ें यूज़ हुई, मटेरियल यूज़ हुआ, सबके पास पैसा गया। तो इससे ऑल ओवर इनकम हमारी क्या हो जाती है, GDP बढ़ जाती है इकोनॉमी की। ठीक है। सेकंड टॉपिक रहने वाला है, व्हाट इज द फिलिप्स कर्व, डिस्टिंग्विश बिटवीन द शॉर्ट रन, मतलब अल्पकालिक एंड दीर्घकालिक। भाई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कुछ वर्ड हिंदी में इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि भाई कुछ बच्चे करते हैं कि मैम हिंदी में भी। तो मोस्टली वीडियो मेरी है बाईलिंगुअल ही होती है कि भाई आप अच्छे से इंग्लिश में होते हैं कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अच्छे से समझ सके। तो फ्लिप्स कर्व होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। ठीक है। तो क्या होता है कि बीच में उल्टा इन्वर्स रिलेशन होता है, जैसे कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। ठीक है। जैसे शॉर्ट रन में अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। मतलब छोटे समय के लिए अगर हम क्या करें, थोड़े समय के लिए महंगाई को बढ़ा देते हैं, तो जो बेरोजगारी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ रही है तो भाई तो लोगों के पास मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो और भी वर्कर को क्या दे रही है, और जॉब दे रही है, तो इससे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में ये रिलेशन ख़त्म हो जाता है और कर्व वर्टिकल लाइन बन जाता है। मतलब महंगाई बढ़ेगी पर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम नहीं होगा। ठीक है।
ये किस में होता है? लंबे समय में हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन बनती है। इसमें क्या होता है भाई, अगर मतलब पहले की तरह ये नहीं कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। इसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं होगा। ठीक है, वो जैसे का है वैसे ही रहेगा। तो शॉर्ट रन में अगर सरकार खूब पैसा छापे तो बिजनेस को सस्ता लोन मिलता है और वो नई हायरिंग करते हैं। ठीक है, पर जो लॉन्ग रन में वर्कर महंगाई देखकर ज़्यादा सैलरी मांगते हैं और जॉब वापस पुराने लेवल पर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग रन का हो गया हमारा। ठीक है भाई, एक बात, महंगाई बढ़ती है, लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो क्या कहता है वो, ठीक है तुम चले जाओ भैया, बतेरे लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम उनको दे देंगे जो, है ना। तो इस टाइप से क्या होती है, फिर वापस पुराने लेवल पर आ जाते हैं। डिस्कस द मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या कहता है कि अंडर अ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी सिनेरियो। तो ये मॉडल ISLM का एक ओपन इकोनॉमी वर्जन है। ये बताता है कि इकोनॉमी जो बाहर के देशों के साथ फ्री ट्रेड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसे असर करती है। ठीक है, जैसे नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझो। याद क्या रहेगा, एग्जाम्पल याद रहेगा। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट US से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ब्याज की जो दर है वो US से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगी, वो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगी के केस में। तो सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इंडिया में अपना पैसा लगाएंगे, जिससे क्या होएगा, बाहर से डॉलर आएगा और हमारा रुपया क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा लोग अगर इंडिया में ही आके इन्वेस्टमेंट करने लग गए तो क्या होगा, हमारा जो रुपया उसकी वैल्यू तो बढ़ी जाएगी ना, वो स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अडप्टिव एंड एक्सेप्शन, अनुकूली अपेक्षाएं एंड रैशनल एक्सेप्शन। अडप्टिव एक्सेप्शन क्या होती है, वाले लोग सिर्फ पास्ट मतलब पुराने डाटा को देखकर फ्यूचर गेस करते हैं, जबकि जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोग पास्ट डाटा, करंट न्यूज़ और गवर्नमेंट पॉलिसीज सब कुछ एक साथ एनालाइज करके क्या करते हैं, स्मार्टर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जो अडेप्टिव एक्सेप्शन मतलब जो अनुकूली अपेक्षा है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब पीछे पीछे का देखे, पीछे भाई ऐसे चलते आ रहा है, ठीक है वैसे काम कर लेते हैं, देखकर फ्यूचर गैस कर लेते हैं। ठीक है, कि हाँ लास्ट टाइम हमें इतना प्रॉफिट हुआ था तो हो सकता है इस साल हमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा इतना खर्चा हुआ था तो हो सकता है इस साल इतना खर्चा होगा। जो जबकि रैशनल एक्सेप्शन वाले लोग होते हैं, मतलब तर्क संगत अपेक्षा वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट न्यूज़, भाई आज ये चल रहा है, आज गवर्नमेंट की पॉलिसी ये चल रही है, ये सब कुछ क्या करते हैं, वो आज जो चल रहा है ना उसको एनालिसिस करके, भाई पिछले देखो अडप्टिव ने तो पिछले साल का कर लिया, लेकिन इस साल ये हमें रैशनल वाले बिल्कुल सही लगते हैं, भाई आज महंगाई बढ़ी होगी या घटी होगी, रुपए की वैल्यू कम हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी, तो उसके बेस पे ही तो हमें डिसीजन लेना चाहिए ना। पास्ट को लेके तो नहीं लेना सकते, एक आइडिया लगा सकते हैं लेकिन पास्ट के बेस पे तो नहीं कर सकते ना। अडप्टिव वाले सोचेंगे पिछले साल प्याज महंगा था तो इस साल भी होगा, और रैशनल वाले सोचेंगे पिछले साल महंगा था पर इस साल क्या बारिश अच्छी हुई है और सरकार ने एक्सपोर्ट क्या कर दिया, बंद किया है, तो इस बार प्याज सस्ता होगा। एक्सपोर्ट बंद किया, ज़्यादा बाहर नहीं गए, तो भैया अगर अपनी कंट्री में बिकेगा तो सस्ता होएगा, है ना, फसल अच्छी होगी बारिश से, है ना। इसके बाद आता है आउटलाइन द की फीचर ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल, सोलो विकास मॉडल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट स्थिर अवस्था। तो सोलो मॉडल बताता है कि कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे लेते हैं। भाई कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, लेबर की भी ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, यही सब मिलके तो हमारी इकोनॉमी में, देश में मिलके काम करते हैं ना, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे लोग पैसा कमाते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और स्टेडी स्टेट क्या होता है, देख वो बचपन में वो सिक्का होगा ना तुमने, मतलब भाई चलो आगे बताती हूँ। स्टेडी स्टेट वो जो ठहराव का पॉइंट है जहाँ नई इन्वेस्टमेंट सिर्फ पुरानी खराब हो चुकी है मशीन डेप्रिसिएशन को कवर करती है और इनकम बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, मैं काफ़ी सारे एग्जांपल मेरे माइंड में आते हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर भाई बच्चों को पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना देख सके। ठीक है, तो हम ये लेके चलते हैं, फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक फैक्ट्री में 10 मशीन और 10 वर्कर है, अगर आप मशीन बढ़ाकर 100 कर दो और वर्कर 10 ही रखो
तो जो एक पॉइंट के बाद जो नए प्रोडक्शन का फ़ायदा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर जो लंबी ग्रोथ सिर्फ नई टेक्नोलॉजी आने पर ही होगी, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हम एक लिमिट तक ही तो बढ़ा सकते हैं ना। एक फैक्ट्री में 10 मशीन थी, 10 वर्कर है, तो जो मशीन बढ़ाकर अगर हम 100 कर देंगे, वर्कर 10 ही रखेंगे, तो क्या होगा? मतलब हमें एक लिमिट तक ही तो फायदा होगा। अब वो 10 वर्कर 100 मशीनों को थोड़ी संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते ना। पहले 10 वर्कर 10 मशीन को संभाले थे, अब 100 को मतलब बढ़ाकर मशीन 100 कर दी, तो क्या 10 उन 100 को संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। जीरो कब होएगा? उन मशीनों का क्या हो जाएगा? मिसयूज होएगा, पड़ी पड़ी का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी वो चीज़ें, मशीनें खराब हो जाएगी, तो हम एक तरफ से क्या हो जाता है, हमें घाटा ही होने लग जाता है। ठीक है, तो वही जो लंबी ग्रोथ अगर करनी है हमें, तो क्या करेंगे? नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, उसी से हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम करते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन ओकुन लॉ, ओकुन नियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओकुन लॉ क्या कहता है कि जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के बीच का जो रिलेशन बताता है। ठीक है, किसमें? जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है और लोग बेरोजगार कितने, उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसको बताएगा। इसके हिसाब से जब किसी देश की जो रियल जीडीपी एक स्पेसिफिक रेट से तेजी से बढ़ती है, तो वहाँ बेरोजगारी में नेचुरल गिरावट आती है। ठीक है भाई, मान लो किसी देश की जीडीपी थी, मान लो 6-7 ऐसे थी, ठीक है, और मान लो वो लगातार बढ़ती जा रही है, 10-12 ऐसे बढ़ती जा रही है, तो क्या है, इससे क्या होएगा? अगर जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहे हैं कंट्री में, तो कहाँ से आ रहे हैं भाई? कोई तो लोग बना रहा होगा, कोई तो उसे पहुँचा रहा होगा मार्केट तक। ठीक है, तो मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो काम मिल ही रहा होगा इधर से उधर करने में उस चीज़ को, तो वो वही तो क्या है, वो बेरोजगारी को दूर कर रहा है, वो उसको रोजगार मिल रहा है काम करने के लिए, और कंट्री के पास प्रोडक्ट आ रहे हैं जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6% से बढ़कर 9 हो जाए, तो मार्केट में क्या है, हजारों नई फैक्ट्री, शॉप्स और स्टार्टअप खुलेंगे, इससे लोगों को नई जॉब्स मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, तो जो बाहर की कंट्रीज़ है वो भी आके इन्वेस्ट करती है, और मतलब देख के कि हाँ भाई इस कंट्री की तो जीडीपी बड़ी अच्छी है, हमें भी वहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए। तो लोगों को क्या मिलता है? हमारे लोगों को क्या मिलेगा? वहाँ पे निवेश करेंगे तो वहाँ पे फैक्ट्री होगी, रोजगार मिलेगा और कई सारे वो मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स टू मेन अकाउंट्स। तो बीओपी एक देश का जो बाकी पूरी दुनिया के साथ होने वाला सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रजिस्टर है। इसके दो मेन अकाउंट्स होते हैं। कौन से? एक करंट अकाउंट मतलब गुड सर्विस के जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का के हिसाब रखता है, और एक होता है कैपिटल अकाउंट जो एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और लोन्स का हिसाब रखता है। ठीक है, करंट अकाउंट में हम क्या क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? दो ट्रांजैक्शन होगी हमारी। कौन सी? गुड्स की और सर्विसेज का जो लेन देन होता है उसका हिसाब किस में करेंगे? करंट में। कैपिटल क्या है? पैसे से रिलेटेड है, तो इसमें क्या आएगी? हमारी जो एसेट्स होगी, इन्वेस्टमेंट जो किया होगा, लोन वगैरह, भाई लाइबिलिटी वगैरह भी आएगी। लोन वगैरह का जो हिसाब रखता है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट। अगर हम दुबई से तेल खरीदते हैं तो वो जो करंट अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए एफडीआई मतलब पैसा भेजती है, तो वो किस में आएगा? वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कोई गुड आई मतलब तेल आया, तो वो तो किस में चला गया? हमारा करंट अकाउंट में चला गया। लेकिन अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो किस में जाएगा? हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट आर बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्कर, डिस्क्राइब इट्स 4 मेजर फेजेस। ठीक है, देखो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, तो अगर ज़्यादा लंबी बनती दिखी तो मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगी, तो आप पार्ट 2 का वेट कर लेना अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बचेगा तो मैं पार्ट 2 में ले आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो फिर बच्चे सोचते हैं कि मैम इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट मिल जाए, कि आपकी जो सारी रिवीजन है वो इस एक वीडियो से हो जाए। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट रेडी करके लेके आया करूँगी
कि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, ये देखो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे पता है लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैंने भी कभी ऐसे ही किया था, तो मेरे को भी मतलब जो नीड होती थी कि भाई फटाफट एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए वन शॉट रिवीजन जिससे सारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता पूरे साल पढ़ ले, ठीक है। कोई जॉब में, कोई कहीं, सब बिजी होते हैं। तो भाई इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो लेके आती हूँ टारगेट रख के, ताकि आपकी वो वीडियो आपके अंदर क्या लेके आए, कॉन्फिडेंस लेके आए। तो आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाती हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही अच्छी, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो भाई ऐसे ही आगे भी आती रहेगी, ठीक है, आपको हेल्प होती रहेगी। तो भाई व्यापार चक्कर की बात करते हैं। इकोनॉमी हमेशा क्या होता है, एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर नीचे क्या करती है, वेव करती है, जैसे मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो भाई जिसे बिजनेस साइकिल कहते हैं, मतलब कभी भाई लो, कभी हाई, ऐसे आती जाती रहती है। तो 4 स्टेज होती है इसकी। कौन सी होती है? एक तो होती है एक्सपेंशन, ग्रोथ फेज, जहाँ पे क्या चलती है, ग्रोथ स्टार्ट होती है भाई। एक होती है पीक, हाईएस्ट पॉइंट। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, फिर गिरावट शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मंदी होती है, ठीक है। इसका हम एक अगर वो फ्लो चार्ट बना के देखें तो अच्छे से समझ आएगा। वेट देखो भाई, इसका फ्लो चार्ट तो नहीं, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, ठीक है। ये ऐसे था, ठीक है। तो देखो, जब हमारी 4 स्टेज अभी बताइए मैंने, यहाँ से क्या होती है, हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये क्या हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, सेकंड स्टेज कौन सी हमारी, जहाँ पे पीक, मतलब पीक हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, ये हमारा पीक होगा, ये पॉइंट, ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिसेशन। ये क्या है, ये तो था हमारा पीक। ये जो गिरावट शुरू हुई है वो क्या हो रही है, हमारी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिसेशन, रिसेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन, ठीक है। अब क्या है, ये गिरती चली जाएगी। इसके बाद क्या होता है, गिरावट का दौर चल रहा है। फिर इसके बाद एक लोएस्ट पॉइंट, जहाँ सबसे ज़्यादा मंदी होती है, ठीक है। एक जो हमारा यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट आता है, जहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा मंदी होती है। फिर इसके बाद अगर हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, यहाँ पे मंदी होएगी, ठीक है। अगर रिसेशन, अगर हम नई टेक्नोलॉजी ले आए तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये था हमारा बिजनेस साइकिल। देखो इसमें माइक्रो में तो काफ़ी डायग्राम बनते हैं, लेकिन मैक्रो में इतने डायग्राम्स नहीं होते। तो भाई इस टाइप से अगर हम 1-2 क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या किया करो, पॉइंट्स में लिखा करो। पॉइंट्स में लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल दोगे, ब्लू पेन यूज़ करोगे, और इस टाइप का कोई भी डायग्राम जो आपके दिमाग में सेट होता है ऐसे बना दोगे। या फिर एक फ्लो चार्ट होता है, 4 पॉइंट पता है, उसका फ्लो चार्ट बना दो ऐसे, ठीक है। ऐसे भाई ये फ्लो चार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से भी बनाओगे ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्प्रेशन डालता है। इसके बाद आता है क्रिटिकली इवेल्युएट मिल्टन फ्रेंडमैन एंड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, स्थायी आय और परिकल्पना। तो इसमें फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग क्या है, लोग अपना जो लाइफ का जो खर्चा होता है, कंजप्शन अपनी आज की जो करंट इनकम देखकर नहीं, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेड एवरेज, मतलब परमानेंट इनकम देखकर डिसाइड करता है। टेम्परेरी आई हुई इनकम से लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल को सडनली चेंज नहीं करते, ठीक है। मान लो आज अब आपको, मतलब नॉर्मल आप भाई इनकम, आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए थी, ठीक है। आपको कहीं से कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लो आपकी कोई भाई लॉटरी लग गई, ठीक है। तो आप आपको 10,000 की लॉटरी लगी, 1,10,000। क्या आप आने वाले हर महीने में इस टाइप के खर्चे कर लोगे? नहीं कर सकते ना। 1 लाख के हिसाब से ही अपना बजट बनाओगे ना, क्योंकि आपकी परमानेंट तो 1 लाख ही रहने वाली है। वो 10,000 आपको मिले, उसकी सेविंग कर लो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं ला पा रहे थे आप, वो ला सकते हो, ठीक है। तो जो लाइफस्टाइल है वो आपका किस हिसाब से चल रहा है, आपका जो आपकी परमानेंट इनकम होती है। अगर किसी नॉर्मल एम्प्लॉय की दिवाली पर 50,000 का अचानक बोनस मिल जाए, ये भी वही एग्जांपल दे रहा, तो वो उस पैसे से क्या करेगा, अपना रोज का जो खाना 5 स्टार होटल में नहीं खाएगा, वो उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करेगा, सेव करेगा, या कोई एक टीवी मोबाइल खरीद लेगा जिसका उसे वेट था और भाई उसकी सैलरी से नहीं आ पा रहा था, तो वो ऐसी चीज़ खरीद लेगा। बस इतना ही हो सकता है ना।
इसके बाद आता है डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, मौद्रिक नीति संचरण तंत्र और थ्रू द इंटरेस्ट रेट चैनल। तो इसमें आता है ये वो चेन प्रोसेस है जिसके जरिए सेंट्रल बैंक आरबीआई की पॉलिसी मार्केट में आम लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, क्या मतलब जिसमें जो सेंट्रल बैंक आरबीआई की जो पॉलिसी, आरबीआई तो हर जगह नहीं जा सकता, तो आपके पास जो सेंट्रल बैंक होते हैं जो नियरेस्ट होते हैं उसमें वो पॉलिसीज आती है, ताकि कोई भी लोग आए उनको वो पॉलिसी क्या है समझाई जाती है कि आप ये पॉलिसी लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं या फिर आप एफडी कराना चाहते हैं तो वो उनको क्या कर देता है, नई नई पॉलिसीज बताता है। ठीक है, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम करती है तो बैंक का जो फंड है वो क्या हो जाएगा, सस्ता होता है, जिससे आम लोग और कंपनीज के लोन क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। भाई आरबीआई अपनी रेपो रेट कम करेगी तो वो बताएगी ना, ताकि बेनिफिट हो लोगों को भी और उसको भी बेनिफिट हो। तो सेंट्रल बैंक क्या है, जब हमारे जैसे जो कस्टमर जाते हैं अपना कोई भी काम करने, तो वहाँ पे या तो बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे या फिर बता देते हैं कि ठीक है कि भाई ये आरबीआई की ये पॉलिसी चल दी है, अब रेट इतना कम कर रखा, जो हमारी रेपो रेट है, अगर आप इसमें फंडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा, जो उस टाइम पे इतने का मिलता था। इससे क्या लोग, हाँ भाई चल सस्ते में मिल रहा है अब ले लेते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, लेकिन उसके जो अगले दिन एसबीआई ने अपना जो कार लोन सस्ता कर दिया, तो सस्ता लोन देखकर आपने एक नई कार बुक कर ली, तो कार कंपनी ने उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर हायर की। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। देखो, कहीं से आप पैसा अगर कमा रहे हो तो उसको कहीं तो लगाओगे ना, तो उसका असर उस दूसरी चीज़ पर भी पड़ता है सिर्फ आप पे नहीं पड़ेगा। आप लोन घर रखने के लिए थोड़ी लोगे, या तो कार लोन लोगे या होम लोन लोगे या फिर कुछ भी। तो क्या, जैसे आपने कार लोन लिया, कार निकलवानी थी, तो क्या है, अब कार, आप जैसे और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि लोन सस्ता हो जाए तो हम कार निकलवा ले। तो आप जैसे मान लो और 10-20 लोग ऐसे, 10-20 तो नहीं, वो तो हज़ारों में लाखों में होते हैं लोग, वो भी जाके ऐसे डिमांड करने लग जाएंगे। तो क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ जाएगी। फिर क्या करेगी कार कंपनी, एक्स्ट्रा वर्कर हायर करेगी ताकि आपकी जो सप्लाई है उसको पूरा कर सके। ठीक है, इस जो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, समष्टि आर्थिक संतुलन यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर आता है एग्जाम में। अभी तक तो मतलब काफ़ी बार आया है, तो अभी भी आने के बहुत चांसेस है, इसको जरूर समझना। ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन तब होता है जब पूरे देश की टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, उस देश के टोटल प्रोडक्शन सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के बिल्कुल बराबर हो जाती है। डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी, और मतलब उस देश का जो टोटल प्रोडक्शन, मतलब जो उसने सप्लाई किया है टोटल, ठीक है, तो उसकी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल अगर बराबर हो जाती है, इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसका भी अगर डायग्राम बनाते हैं तो इतना ही, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी 10 था, 10 सप्लाई 10 डिमांड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आता है हमारा, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है। इक्विलिब्रियम हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है, तो आप कोई किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे इक्विलिब्रियम का वो होता है, जिक्र होता है, तो इस टाइप का डायग्राम बना दिया आपको। ठीक है, तो ग्राफ में जहाँ एडी कर्व और एएस कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ क्या होता है, देश की जीडीपी और प्राइस क्या करता है, टाई होता है। तो ये तो हमारा डीडी था। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ के, ये एसएस कर हो गया। ठीक है, ये डायग्राम में अगर देश में सब लोग अचानक ज़्यादा गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो सामान है उसको खरीदने लगेंगे, तो जो हमारी वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड हाई चली जाएगी। पर फैक्ट्रीज में वर्कर ना होने से उतना सामान ना बन पाया, तो क्या है, सप्लाई लो हो जाएगी, तो सामान महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन मतलब गिरावट आ जाएगी उसमें। ठीक है, किसमें भाई, डिमांड में। अगर चीज़ें महंगी हो गई, देखो लोगों ने ज़्यादा डिमांड कर दी और कंपनी के पास इतने वर्कर वो अरेंज नहीं कर पाए, अब अरेंज नहीं कर पाएगी तो इतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो क्या करेगी, उसके पास जो लिमिटेड गाड़ियाँ थी उसको, अब वो क्या सोचेगी, भाई बहुत सारे लोग लेने आ रहे हैं तो मैं अपनी मनमर्जी की रेट मांग लूँगी, तो ज़्यादा रेट मांगेगी वो उस पर, तो महंगी करके चीज़ों को बेचेगी। तो कुछ जो लोग ऐसे होते हैं जो पैर पीछे खींच लेते हैं कि ठीक है इतनी महंगी मिल रही है, ठीक है हम नहीं लेते भाई, हमसे नहीं ली जाएगी इतनी महंगी, हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट द थ्योरी ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस, रिकार्डियन तुल्यता
एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहता है कि अगर सरकार लोगों का टैक्स कम करके वो पैसा मार्केट से उधार डेफिसिट लेकर बैलेंस करती है, तो लोग उस जो बचे हुए टैक्स के जो पैसे को खर्च नहीं करेंगे, और लोग क्या करेंगे, स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है आज का उधार चुकाने के लिए सरकार फ्यूचर में टैक्स भी बढ़ाएगी। ठीक है, तो रिकार्डियन की थ्योरी है ये, जिसमें क्या करता है कि भाई अगर मान लो कि इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर सरकार लोगों का जो टैक्स है वो कम कर देगी, तो वो पैसा क्या है, मार्केट में क्या लेके आएगा, उधार क्या करेगी, ज़्यादा लेके आएंगे। मतलब टैक्स कम कर दिया तो लोग उधार ज़्यादा लेने स्टार्ट कर देंगे, भाई टैक्स कम लग रहा, चल हम उधार ले लेते, कहीं उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, तो उसको बैलेंस करती है। लेकिन अगर उसने टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो लोगों की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं करते, उसको बचा बचा के रखते हैं। उसे पता है कि जितना यूज़ है उसी को यूज़ करो, बाकी आप रिटर्न हो जाएगा, ताकि आप क्या कर सको, फ्यूचर में जो टैक्स बढ़ाने वाली गवर्नमेंट है उससे हम क्या बच सके। तो सरकार ने आपका 10,000 का टैक्स माफ़ कर दिया। ठीक है, तो आपने वो 10,000 खर्च करने के बजाय बैंक में क्या कर लिया, बचा कर रख लिए। तो ये सोचकर कि अगले साल सरकार इसी उधार का इंटरेस्ट देने के लिए मुझसे डबल टैक्स लेगी। ठीक है, तो भाई अपनी ये चीज़ें सोच के चलना चाहिए कि आने वाले टाइम में हो सकता है अब की बार माफ़ किया तो गवर्नमेंट अगली बार डबल भी ले सकती है। ठीक है, तो उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ सेविंग करके रखनी। ठीक है, तो ये क्या था, रिकार्डियन का इक्विवेलेंस। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार अपने बड़े खर्चे पूरे करने के लिए बैंक और मार्केट से बहुत ज़्यादा उधार लेती है, तो क्या मार्केट में पैसा कम हो जाता है। इस वजह से प्राइवेट कंपनीज को उधार महंगा मिलता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, और इसे क्राउडिंग आउट मतलब बाहर धकेलना कहते हैं। ठीक है, भाई सरकार को तो थोड़ा आसानी से मिल जाता है, सरकार की अगर जरूरत पड़ेगी, उसके खर्चे बढ़ गए, उस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो मार्केट से, बैंक से क्या लेगी, वो उधार ले लेती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, तो इस वजह से जो प्राइवेट, अब पहले तो गवर्नमेंट को ही देते हैं बैंक्स, है ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपनी अगर उधार लेती है तो उसको जो उधार मिलता है वो महंगा मिलता है, कि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मतलब धीरे धीरे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बड़े लोग होंगे वो तो ले लेंगे, जो छोटे होंगे वो क्या अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, और इससे इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब एक तरफ से जो प्राइवेट सेक्टर को बाहर धकेलना। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ उल्टा चल रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। मार्केट में टोटल कितने 100 करोड़ का लोन अवेलेबल है। अगर सरकार ने अकेले 80 करोड़ उधार ले लिया, बताओ 80 करोड़ तो सरकार ने ले लिया, बाकी जनता क्या लेगी, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए कितना बचा, 20 करोड़ बचेगा। तो इस कमी की वजह से लोन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब भाई बैंक किसको दे, प्राइवेट में तो बहुत सारे लोग होते हैं, किसको दे, किसको मना करे और किसको ना दे, तो वो क्या कर देती है, अपना रेट बढ़ा देती है कि भाई जो ले सकता वो ले लो, अदरवाइज मेरे को तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो जो प्राइवेट बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएगा इससे। ठीक है, एक दो बिजनेस ही बढ़ेंगे, बाकी ऐसे की ऐसे फ्लॉप हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट, मतलब बाहर निकाल देना। इसके बाद आता है कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, निश्चित विनिमय दर एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब फिक्स रेट में सरकार अपनी करेंसी का प्राइस किसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ लॉक कर देती है, जिससे ट्रेड में रिस्क कम होता है, पर फॉरेन रिजर्व बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, कैसे फिक्स होता है, जैसे मैंने एक बार और समझाया था ये टॉपिक। भाई मान लो कि आपका रुपये है, ठीक है, और मान लो यूएस के साथ करना है, उसके डॉलर की वैल्यू मान लो 80 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्या करती है, अगर हमें वही ट्रेड करना आपस में, तो आपके 80 आप अपने हमारे लिए 80 ही रखोगे, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे नहीं, हम इसको क्या कर देते हैं, यहीं पे लॉक कर देते हैं। ठीक है, आगे हम बिजनेस करेंगे तो हम इसी उससे करेंगे, तो जिससे ट्रेड में रिस्क कम होता है। भाई हमें आगे ये रिस्क नहीं रहेगा कि कभी भाई यूएस अपना भाई वैल्यू बढ़ा दे या फिर रुपए की वैल्यू गिर जाए, इस टाइप से, तो ये रिस्क दूर हो जाता है। पर जो फॉरेन रिजर्व होते हैं ना, वो बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं, मतलब जो बाहर से, जैसे यूएस से हमने डॉलर लिया, तो फ्लेक्सिबल रेट में मार्केट की डिमांड सप्लाई प्राइस तय करती है कि इसमें जो रिजर्व, तो फिक्स रेट में तो भाई लॉक करके रखते हैं, और फ्लेक्सिबल रेट में क्या होता है, मार्केट की जो डिमांड सप्लाई वो प्राइस तय करती है कि इसमें रिजर्व की टेंशन नहीं होती। ठीक है, रिजर्व किस लिए करना, क्योंकि भाई
पता है हम फ्लेक्सिबल रेट पे बात कर रहे हैं, वो आज कल आज ज़्यादा है कल कम भी हो सकता है, तो करेंसी क्या होती है रोज़ अप डाउन होती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले तो यूएई क्या है, दिरहम का रेट फिक्स्ड है, ठीक है, डॉलर के साथ, इसलिए वहाँ बिजनेस करना क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही हमें पता है इतना ही रहेगा और वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। इंडिया का रूपी फ्लेक्सिबल है, इसलिए जब डॉलर अचानक स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा जो इम्पोर्टेड फ़ोन और पेट्रोल अगले दिन क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने जो पहले दिया था वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, वैसे एक्चुअल लाइफ में क्या है, डॉलर के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल में आते हैं, इसीलिए कभी फ़ोन पेट्रोल सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, क्योंकि डॉलर वगैरह इनकी जैसे दूसरी कंट्री की वैल्यू जो फ्लेक्सिबल होती है वो अप डाउन होती रहती है। आउटलाइन द एस्लेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये थ्योरी देखो भैया, अगर आपको समझ आ रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, मेरे को और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि मैम और अच्छे से एक्सप्लेन करो और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके करो, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। मैं बस ये चाह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और थोड़ा फटाफट से रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक रिवीजन मोड पे मैं ये आपके टॉपिक करा रही हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएंगे, ठीक है। और मैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके आती हूँ ताकि आपको ये एग्जाम्पल याद रहे, थ्योरी याद ना रही, अगर एग्जाम्पल भी अगर आपको याद रहेंगे ना तो आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। निवेश का तवरक सिद्धांत ये कहता है कि ये थ्योरी समझाती है कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आउटपुट इनकम डिमांड के जो बदलाव पर डिपेंड करती है, और अगर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है तो क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करने के लिए कंपनीज बहुत बड़ा कैपिटल लगाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट अचानक से क्या होता है, एक्सीलरेट होती है, ठीक है। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो। अगर लोगों की इनकम बढ़ने से पैकेट ब्रेड की डिमांड सिर्फ 10% बढ़ जाए, ठीक है, तो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को वो एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करने के लिए एक पूरी नई बड़ी मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। 10% बढ़ी है तो 10% अब पूर्ति तो करनी है, हमें मशीन की जरूरत है, सारे काम तो लेबर से हो नहीं सकते, तो कुछ चीज़ें मशीन में ही करनी पड़ती है। तो ये जो एक्स्ट्रा बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है ना, मतलब एक छोटी सी सप्लाई को पूरा करने के लिए एक जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, उस बड़ी इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं, ठीक है, एक्सीलरेटर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ पूरा देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए और आपके एग्जाम में हेल्प हो, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब द मोदिग्लियन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना, मोदिग्लियानी लाइफ साइकिल, ठीक है। ये भाई इकोनॉमिक्स पता है क्यों मुश्किल लगती है ऑनर्स वालों को मुश्किल, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो इसलिए ये आपको थोड़ी मुश्किल लगती है। तो भाई ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके नाम दे रखे हैं, अब इनको तो कैसे बदल सकते हैं ना। ऑफ कंजम्पशन, तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी इंसान अपने जो पूरे लाइफ स्पैन का प्लान बनाकर खर्च करता है ताकि उसकी लाइफ स्मूथली चले। लोग अपनी जो जवानी वर्किंग एज में पैसा कमाते हैं और बचाते हैं, सेव करते हैं, और जो रिटायरमेंट के बाद उन सेविंग्स को खर्च करते हैं। तो हम क्या है भाई, हम भी तो ऐसे ही चलते हैं ना। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पहले से डिसाइड होता है कि हमें भाई 20-25 साल तक पढ़ाई करनी है, 25-30 साल तक, उसके बाद हमें जॉब करनी, इतने साल हम जॉब करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, फिर उसके बाद हम रिटायरमेंट ले लेंगे, जो पैसा कमाया है वो हमारी सेविंग्स होगी, हम खर्चों पे थोड़ा काबू रखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर हम ना कर पाए जॉब तो उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, है ना, उस सेविंग को वहाँ पे खर्च कर लेंगे। तो ये कहता है मोदिग्लियानी लाइफ साइकिल का हाइपोथेसिस चक्कर। जैसे एक आदमी ने 25 से 60 साल की उम्र तक अपनी हर मशीन की जो सैलरी से पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है। 60 साल की उम्र के बाद जब उसकी रेगुलर सैलरी आनी बंद हो जाती है तो वो उन्हीं पुराने बचाए हुए पेंशन से क्या करता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है। आपके पास बहुत एग्जाम्पल होंगे, आपके दादा दादी वगैरह होंगे जिन्होंने पहले जॉब की, अब वो पेंशन लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पीएफ वगैरह निकलवा के। हाउ डज जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, भाई अंतर्जात विकास सिद्धांत क्या कहता है, डिफर फ्रॉम द सोलो मॉडल, ये कैसे अलग है। सोलो मॉडल तो कहता था कि लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस ग्रोथ सिर्फ बाहर से एक्सोजीनियस आई नई टेक्नोलॉजी से आती है, ठीक है। लेकिन जो एंडोजीनियस थ्योरी है वो इसे क्या कहती है, गलत मानती है, और कहती है कि ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर, मतलब एंडोजीनियस से आती है, बाहर से नहीं आती।
जब देश अपने एजुकेशन स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च में लगातार इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो सोलो मॉडल तो ये कहता था कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो भाई जब होएगी हमारी ग्रोथ, लेकिन जो हमारा एंडोजीनियस ग्रोथ है वो क्या कहती है कि ऐसा नहीं है। आप अपनी कंट्री के अंदर ही क्या करो, एजुकेशन अच्छी करो, स्किल्स अच्छी करो, ह्यूमन कैपिटल अच्छी करो, ठीक है, रिसर्च अच्छा करो। अगर ये सब कुछ आपका अच्छा है, इन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो लगातार इन्वेस्ट करोगे तो आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, यहाँ से ग्रोथ हो जाएगी। अमेरिका और जापान की इकोनॉमी इसलिए आगे है क्योंकि वो बाहर से मशीन्स लाने के बजाय अपने देश की जो यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेस टेक रिसर्च सेंटर में खूब इनोवेशन पर खर्चा करके करते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटरनल कैपेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, वो बाहर से नहीं बल्कि अपने ही वहाँ की यूज़ करते हैं। वट इज़ अ लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जहाँ इंटरेस्ट रेट गिर कर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, पर फिर भी लोग क्या है, बैंक से लोन लेने या इन्वेस्ट करने की बजाय पैसा कैश में अपने पास रखना पसंद करते हैं। इस वक्त आरबीआई सेंट्रल बैंक की सारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। ठीक है, होता है ना बहुत बार, लोग या तो कोई अफवाह फैला देते या कुछ ऐसा कह देते कि भाई बैंक करप्ट हो गए, ये बैंक तो भागने वाला है, या फिर कुछ और, मतलब चाहिए इंटरेस्ट रेट। और भाई बैंक भी करते हैं अपना इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या ही इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे लोग क्या है, बैंक को ब्याज पे पैसा नहीं देते, बैंक भी देता है लेकिन बाहर रिस्क भी होता है, लेकिन बाहर के लोगों को ब्याज पे दे देते हैं। ठीक है, उन्हें पता है वो पैसा डूब भी सकता है उनका सारे का सारा, और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस कैश को कैश में ही बदलते रहते हैं, वहीं से कैश टू कैश बढ़ाते रहते हैं, लोगों को ऐसे ही दे के कैश में ही लेते रहते हैं, बैंकों तक नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ क्या करती है, सारी जो पॉलिसीज बनाई थी वो सारी फेल हो जाती है इस टाइम पे आके। ठीक है, जापान में लंबे टाइम तक लोन का इंटरेस्ट रेट कितना था, 0% था। बैंक वाले फ्री में पैसा दे रहे थे, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी में लोगों के अंदर इतना डर था कि उन्होंने क्या किया, लोगों ने अपना पैसा तिजोरी में कैश रखना बेहतर समझा बजाय बिजनेस खोलने के। ठीक है, उन्हें लगा कि हर जगह बाहर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही खराब हो सकता है या हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो उन्होंने तिजोरी में रखना शुरू कर दिया कि हाँ हमारे पास सेव रहेगा। उन्हें ये नहीं पता कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भैया आपके लिए फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी लिक्विडिटी ट्रैप होता है कि लोग जब बाहर इन्वेस्टमेंट करके या बैंक में डालने के बजाय अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं। इलेबोरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग का सिद्धांत एज ए पर्पज बाई केन्स। तो केन्स कहता है कि इकोनॉमी में कितनी जॉब्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट, ये इफेक्टिव डिमांड तय करता है। इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट है जहां एग्रीगेट डिमांड ठीक एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये इफेक्टिव डिमांड कौन सा पॉइंट वो करेगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होगी, बराबर होगी, इक्विलिब्रियम होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्रीज जो बैठ जाएंगी और जॉब्स चली जाएंगी, सप्लाई भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोविड लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, तो कोविड लॉकडाउन के टाइम पे क्या होता, जो फैक्ट्रीज चालू थी और वर्कर के जो सप्लाई थी, मतलब पर लोगों के पास जॉब जाने का डर था। उन्हें पता था कि अगर हम जॉब चले गए भाई तो वहाँ पे कोरोना हो सकता है और लोग मर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जाने के डर से क्या कर दिया, खर्च करने की हिम्मत नहीं थी कि भाई डिमांड नहीं थी कि भाई हम डिमांड कर ले किसी चीज़ की। जो लोगों के पास चीज़ थी उसी में क्या हो रहे थे, संतुष्ट हो रहे थे। इस वजह से प्रोडक्शन रुक गई थी, लोग डिमांड कम कर रहे थे भाई, जो बेसिक चीज़ों से गुजारा कर रहे थे। तो क्या हुआ, और आखिर में जो कंपनीज ने क्या कर लिया, स्टाफ निकाल दिया। अब स्टाफ निकाल दिए तो भाई लोगों की जॉब चली गई, लोगों की जॉब चली गई तो कंपनी क्या ज़्यादा दिन चलेगी, तो कंपनियां भी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए थे उस टाइम पे। ये कोई पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। ये एग्जाम्पल आप दिया करो भाई एग्जाम में। वट आर द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक। भाई सप्लाई साइड इकोनॉमिक सिर्फ लोगों की डिमांड बढ़ाने पर फोकस नहीं करता, बल्कि फैक्ट्रीज की सप्लाई कैपेसिटी बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ भाई सप्लाई बढ़ा दी, इस सप्लाई के साथ साथ हमारी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी, बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर सरकार बिजनेस पर टैक्स कम करे और फिजूल रूल्स ख़त्म करे तो फैक्ट्री सस्ता और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई ये लोग मानते हैं कि अगर कंपनीज है ना, वो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा रूल रेगुलेशन ना लगाए हमारे ऊपर,
तो हम और भी अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, सस्ती लेके आ सकते हैं, लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स लगा रखे, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे चीज़ें हमारी महंगी होती है और हम प्रोडक्शन कम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया और PLI स्कीम थी। सप्लाई साइड इकोनॉमी के जो डायरेक्ट एग्जाम्पल है, सरकार फॉरेन कंपनीज जैसे एप्पल को टैक्स में छूट देना, ठीक है, और सब्सिडी दे रही है ताकि वो इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्री लगाए और यहाँ क्या करे, ज़्यादा प्रोडक्शन सप्लाई करे। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ होती है। जब सरकार ये चाहती है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा खरीदो और उस दूसरी चीज़ को कम खरीदो, तो जिसको कम खरीदवाना चाहती है उस पर क्या कर देती है, टैक्स ज़्यादा लगा देती है, और जिसको चाहती है लोग ज़्यादा खरीदे उस पर क्या है, सब्सिडी देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारा भाई, आज की क्लास थी हमारी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी, आपको समझाती रहूँगी, मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी मैं और भी अच्छे से समझाऊँ। देखो गाइज, अभी आपके एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत कम टॉपिक रह हो पाएंगे वीडियो में, और आपका एग्ज़ाम सर पे है। तो मैं एक रिवीजन का टास्क लेके थोड़ा स्पीडली कराती हूँ, मेन चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और बिना स्किप करे इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपकी काफ़ी हेल्प होएगी। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप 80% पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन इसका एग्ज़ाम अगर कल है तो आपको इसके पार्ट 2 के लिए मेरे को भाई 2 बजे से पहले बताना होगा। ठीक है, 2-3 बजे से पहले बता देना, ताकि क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है भाई वीडियो वगैरह बनाने में और चीज़ें अरेंज करने में। तो प्लीज़, आप लोगों का प्यार मिला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो आगे भी अपने प्यार को बनाए रखना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना, शांत माइंड से करके आना, और इन चीज़ों को याद करना। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से चीज़ें याद नहीं हो रही, आप 2 बार देखो, ना देखो तो सिर्फ सुन लो उसको। ठीक है, मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा और मतलब भैया ऐसे कराने की कोशिश करती हूँ कि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, कि भाई मेरे लिए मत देखना, लेकिन अपने लिए देख लेना कि आपकी इससे क्या हेल्प हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।